गुड इवनिंग। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th नहीं क्लास 12th के लिए बेटा। जो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आगे जाके यूज में आती रहेगी। बिल्कुल जैसे फोर्स था, फोर्स आपका कई तरह से लग सकता है, और जहां जहां फोर्स लगेगा और फोर्स अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है तो वहां पर वर्क डन भी होगा। वर्क डन थोड़ा बहुत हमने क्लास 9th और 10th में इंट्रोडक्शन पढ़ा होता है, ठीक। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज इट्स डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done when a constant और variable force, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, when a constant और variable force, दोनों में से किसी तरह का हो सकता है ना, acting on a body displaces it, लिख लीजिए, displaces it, ठीक है। और अब इसमें हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, when force is constant, when force is constant। कांस्टेंट फोर्स का मतलब पहले इसको समझिएगा। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स में कितनी चीजें हैं? दो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं तो आप बिल्कुल मुझे ये कह सकते हैं कि सर वेट जो होता है W इज इक्वल टू mg, ये होता है फोर्स है ना हमारा। हाँ, ये हमारा कांस्टेंट फोर्स हो सकता है प्रोवाइडेड हमारा g क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो अगर मैं अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज हूं, जहां पे मेरा g वेरी नहीं कर रहा है, तो वहां पे मैं वेट को क्या कंसीडर करूंगा, mg, क्योंकि मेरा g कांस्टेंट है। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अर्थ इस वे में दिखा दी जाए और आपसे कहा जाए कि एक बॉडी या मास m यहां पे है, तो ये mg जो है ये नॉट कांस्टेंट लिख लीजिएगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल इसको नोट कीजिए। तो जब आपका g कांस्टेंट होगा उस समय आप वेट को कांस्टेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, ग्रेविटी। और वर्क को डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट फोर्स के लिए F डॉट S, बिल्कुल आप यहां लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगाया F, कोई भी फोर्स हो सकता है, और आपने कहा ये डिस्प्लेस कर गया यहां तक। प्लीज ध्यान रखिएगा, आपका फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहा, इसे हम S कह रहे हैं, और ये एंगल हमारा थीटा है। तो यहां पर अगर आप W लेंगे तो आपका आ जाएगा FS cos थीटा। ये हमने वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, बिल्कुल। where theta is the angle between, theta is the angle between force F and displacement S,
एस वेक्टर एंड एफ वेक्टर, फाइन। ये तभी यूज करेंगे जब आपका एफ कांस्टेंट होगा। प्लीज बार बार बोल रहा हूं, गलती मत कीजिएगा। और यहीं से हमें क्लियर हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए जो हमारा वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। सो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या बताना है, उसका मैग्नीट्यूड, और वो सफिशिएंट होगा वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए। यूनिट, तो यूनिट में एसआई यूनिट की ही बात करेंगे हम, और एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी फोर्स की न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो यहां पे आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, ओ ओ ओ एक मिनट, न्यूटन नहीं, गड़बड़ हो गया, केजी 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 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, या तो न्यूटन मीटर लिखेंगे, यहाँ पे केजी लिख दीजिएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, या इसी को आप क्या लिखते हैं, जूल। यस, जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डायमेंशंस, m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2, बिल्कुल ठीक। अब बेटा, अभी जब हम फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जब हम कोई बॉडी लेते थे तो हमने देखा कि उसमें कई सारे फोर्सेस लग रहे होते थे, जैसे वेट भी लग रहा होता था, नॉर्मल भी होते थे, नॉर्मल एक से ज्यादा भी होते थे, ठीक है, फ्रिक्शन भी हो सकता था, रस्सी बंधी है तो टेंशन होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सेकंड पॉइंट है वर्क डन बाय सेवरल कांस्टेंट फोर्सेस, सेवरल कांस्टेंट फोर्सेस। अब आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, एन फोर्सेस ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे आपके पास एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं F2। हाँ, अभी हम ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं ये नॉर्मल है, ये वेट है, कौन सा फोर्स है ये नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एन फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, इस तरह से बेटा एन फोर्सेस लगे हुए, और इन सब फोर्सेस की वजह से ये कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, नेट फोर्स कुछ लग रहा होगा, और लेट से ये आपका t इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे था t ग्रेटर देन 0 पे, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया जिसे हमने कहा है s। यस, तो अब क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, समेशन F वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस डॉट S, ऐसे लिखे। हाँ, अब ये क्या हो गया बेटा आपके पास, F1 नेट फोर्स जो है ना, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, अब बेटा डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है, आप इसे F1 डॉट S लिख सकते हैं, प्लस F2 डॉट S लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, F3 डॉट S लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स, इस तरह से ये nth, सॉरी 3 लिया हमने, n ले लीजिए, n ले लीजिए बेटा, इसको n कर लीजिए। हाँ, n फोर्सेस से डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना, एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़े हो जाएंगे, पार्टिकल तो एक ही है, तो वो डिस्प्लेस हो गया। अब
जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है हर फोर्स से इंडिविजुअल वर्क डन निकाल लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो आप इसको सिंपल टर्म्स में लिख देते हैं, वर्क डन ऑन पार्टिकल, वर्क डन ऑन पार्टिकल is the sum of the individual work done, sum of the individual work done by all forces। अभी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। all forces acting on a particle। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ ली। एक बार तो केवल एक फोर्स लगाया था हमने और कांस्टेंट फोर्स था, तो हमने कहा एफ डॉट एस लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमने बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए, F1 F2 F3 Fn, डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, तो नेट जो वर्क डन आएगा सारे फोर्सेस का कंबाइंड, वो अलग अलग फोर्सेस जो वर्क डन कर रहे हैं उनका सम भी आप कर सकते हैं। आप जो आपको इजी लगे, आपको पहले फोर्स ऐड करना इजी लग रहा है, आप नेट फोर्स निकाल लीजिए। आपको अलग अलग वर्क कैलकुलेट करके ऐड करना इजी लग रहा है, आप पहले वो कर लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा और वैसे भी ये पता होना चाहिए, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ rectangular component, rectangular component, आप इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको फोर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। वेक्टर के फॉर्म में आपको याद होगा हम आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखते थे वेक्टर को, तो यहां मैंने फोर्स वेक्टर इस वे में लिख दिया। अब आपने कहा सर हमने डिस्प्लेसमेंट को भी तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, तो हमने इसे लिखा एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ठीक है, और अभी हमारा एजम्पशन ये है कि ये दोनों ही हमारे क्या हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है बेटा। अभी हम पहले कांस्टेंट फोर्स को लेके चल रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक, हाँ जी, कांस्टेंट फोर्स लेके चल रहे हैं। तो अब W क्या हो जाएगा, सबको पता है वर्क डन जो है वो F डॉट S, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात कही। तो दो वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उनका, तो कैसे करते थे, एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। याद आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देगा और उन्हीं दिनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वर्क डन। किस डिस्प्लेसमेंट के लिए? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसकी वजह से आया होगा, वाई डायरेक्शन के फोर्स की वजह से। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ वाई इंटू एस वाई। बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। 3 पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बेटा। अब कांस्टेंट फोर्स की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक, अब वेरिएबल फोर्स आपका मैग्नीट्यूड के साथ भी वेरी कर सकता है और डायरेक्शन के साथ भी, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन जब वेरिएबल फोर्स होता है तो आप उससे लिखते हैं dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds, और आप इसे कर देते हैं बेटा इंटीग्रेट। वेरिएबल चीज जब भी आएगी तो आपका आंसर इंटीग्रेशन से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी,
वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, और ऑब्वियसली आप यहां पर लिमिट डालेंगे। लिमिट जब आप डालेंगे तो S1 से S2 आपने ये वेक्टर साइन लगा दिया है। अभी देखेंगे इसको कि कैसे सॉल्व करना है, बट सिर्फ हमें ध्यान क्या देना है, अगर हमारा वेरिएबल फोर्स होगा, अगर हमारा वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेट करके हमारा वर्क डन आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल में कैसे उसको अप्लाई करना है वो आगे देखेंगे। अब बेटा आपको पता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन y dx, इसकी हमने बात की थी। इंटीग्रेशन y dx जो होता था वो हमने आपसे कहा था दैट इज एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ, याद आया? एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ या एक्स वाई कर्व आप कह सकते हैं। तो यहां पर जब आप वर्क डन की बात करते हैं तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे से ग्राफ दिए होंगे, आपसे पूछेंगे भाई बता दीजिए। ठीक है, तो भाई इस तरह से अगर आपको यहाँ पे F दिया हुआ है, यहाँ पे S दिया हुआ है, और मैं एक वेरिएबल फोर्स ले लेता हूँ, ये देखिए ऐसे करके फोर्स ले लिया मैंने। तो बस आपको करना क्या है, ये आप एरिया ले लीजिए जो इस F और S ग्राफ के बीच में आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, कहां से? एंड पॉइंट से, और ये आपका जो एरिया है, ये एरिया आपका वर्क डन आपको दे देगा। हाँ, तो अगर सिंपल कैलकुलेट कर पाएंगे, ट्राइंगल रेक्टेंगल दिया हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट फोर्स हो तो एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन एफ डॉट एस लिख सकते हैं, या एफ डॉट एस। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन का टर्म आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, वेरिएबल फोर्स इन 3D, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा मेरे पास जो फोर्स है वो फिर से मैं लिख रहा हूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, बट यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये मेरा वेरिएबल फोर्स है, ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है अभी। हाँ जी, मतलब 2x 3y 2x आई कैप 3y जे कैप, इस तरह से मेरा फोर्स है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। अब अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो मेरा वर्क डन कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से, ये बेटा आ जाता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट x1 टू x2 प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई लिमिट y1 से y2 प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड z1 से z2। अभी इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सी चीज है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। हाँ, यहां पे बस नोट कर लीजिए। तो हमने टोटल 5 टाइप के केसेस देख लिए, 3 केसेस कांस्टेंट के लिए और 2 केसेस हमने वेरिएबल के लिए। वेरिएबल में हमने 3D भी देख लिया और सिंगल फोर्स अगर दिया हुआ है तो भी देख लिया। ठीक है, सो पहला एग्जांपल है बेटा 2 kg का हमारे पास ब्लॉक है। इस 2 kg के ब्लॉक पे हमने 20 न्यूटन का फोर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री शो किया हुआ है आपको। ठीक है, ये फोर्स हमने एफ अप्लाइड के नाम से है, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इसे हमने अप्लाई किया हुआ है। पहली बार हम सरफेस स्मूथ मान रहे हैं, आपको बताना है वर्क डन कितना है। अब सबसे पहला काम कि आपको ये चेक करना है कि भाई इसमें फोर्स कौन कौन से है। तो मैं यहां पर फोर्स लिख रहा हूं। पहला फोर्स हमारे पास है ग्रेविटी, या जिसे आप वेट कहते हैं। ठीक है,
या वेट और ग्रेविटी आपने लिखा। सेकंड फोर्स आपके पास है नॉर्मल, सेकंड फोर्स है नॉर्मल, ओके, ये हमने लिख दिया नॉर्मल। थर्ड फोर्स जल्दी से, कोई रस्सी नहीं बदी, कुछ नहीं है, हाँ एक अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड लिख दिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। कोई स्प्रिंग नहीं है और कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस दी हुई है। तो तीन फोर्सेस आपको दिखाए हुए हैं। अब इन तीनों फोर्सेस की वजह से आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये कि सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल, ठीक। ग्रेविटी क्या होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आप ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, एक ही हाइट पे मूव कर रहे हैं, तो ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल भी कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। और एफ अप्लाइड तो आपको कहा ही हुआ है 20 न्यूटन है, और ये भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस आपको पहले केस में कांस्टेंट दिए हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन करें सबसे पहले यही चेक कीजिएगा कि मेरा नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, या मेरा जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है। फाइन। अब देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें सीखी हैं कि हमें फोर्स की वैल्यू कैसे निकालनी। तो फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, कहानी तो वही रहेगी, वो तो चेंज होना ही नहीं बेटा, बिल्कुल सही बात। तो आपने कहा सर एक फोर्स तो लग रहा है 2G, ये आपका वेट हो गया। एक फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, जिसे आपने एफ अप्लाइड कहा, और एक फोर्स आपका लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे आपने एन कहा है, ठीक, मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब देखिए, अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं WG, लिखना भी सीखिए, WG मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। आपका डिस्प्लेसमेंट ये रहा बेटा, S, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट, ये पिंक कलर का वेक्टर दिखाया मैंने आपको, क्लियर है। एंगल कितना है, एंगल कितना है 90 डिग्री, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपका हो जाएगा 2G डॉट 2 cos 90। वैसे तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए थी, ये आपका 0 आ जाएगा। आ रहा है 0, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, बिल्कुल सही, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे आया, ग्रेविटी वाला फोर्स लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, कांस्टेंट था इसलिए एफ एस कॉस थीटा। यहां समझिए बेटा, एफ ग्रेविटी डॉट एस डॉट कॉस थीटा। थीटा किसके बीच लेना है, जो फोर्स लिया है और जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया, ये हमारा आ गया 0। अच्छा, अब देखिए, अब हमने कहा वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, आप चाहो तो पहले नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हो, बट मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अभी एन मान लो उसको, अभी एन मान लो। अच्छा जी, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, एन एस कॉस, हाँ एंगल कितना बनेगा, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच, देखो बेटा नॉर्मल कहां है, हाँ नॉर्मल मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये देखिए नॉर्मल ये वेक्टर है जे कैप डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, नॉर्मल को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मेरा आपको सिर्फ सजेशन ये है कि भाई एंड कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ एंगल देखिए, सबसे पहले आप एंगल देखिए 90 डिग्री, जैसे ही आपने cos 90 किया ये 0 आ गया, आपको नॉर्मल निकालने की जरूरत थी ही नहीं। हाँ वैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं कि क्या आएगा, तो आपने कहा सर जब हमने इस 20 न्यूटन को ब्रेक किया तो 20 न्यूटन ऊपर क्या आया, 20 sin 30,
और यहां पे आपके पास आया 20 cos 30। ठीक है, बिल्कुल सही बात। 20 sin 30 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 2g या 20 लिख दूं। तो यहां से आप नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो 10 आपका आया, बिल्कुल सही आया, 10 न्यूटन। बट इस 10 न्यूटन की हमें अभी जरूरत थी क्या? इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल का वर्क डन निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हम सिंपली n इंटू एस इंटू कॉस 90 कहते हैं। हम कहते हैं ये वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, अब बचा कौन सा है? वर्क डन बाय एफ अप्लाइड। ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड कितना है? 20। ओके, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2। 20 इंटू 2। एंगल कितना है? अब एंगल ध्यान रखना बेटा, आपका फोर्स जो है वो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, एफ अप्लाइड, ये रहा ग्रीन कलर, और डिस्प्लेसमेंट पिंक वाला है। तो एंगल है 30 डिग्री, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 20 इंटू 2 इंटू कॉस 30, ये हमारा क्या आ गया? वर्क डन बाई एफ अप्लाइड। ये कितना हो गया? 40 इंटू कॉस 30 कितना? √3/2। क्लियर है? तो ये बेटा मेरे पास आ गया 20√3। जरा चेक कर लीजिए, जरा चेक कर लीजिए। 20√3 जूल आएगा। न्यूटन में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो जूल आएगा। ओके, अब मैंने तीनों फोर्सेस के इंडिविजुअल वर्क डन कैलकुलेट कर ली है। अब कोई आपसे पूछे टोटल वर्क डन कितना हो गया, तो W टोटल इज वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एफ अप्लाइड। बात समझ में आई? और आपने कहा सर दो फोर्सेस 0 थे, तो ये भी आपका 20√3 जूल ही आएगा। तो यहां पर एक ही फोर्स ने वर्क डन किया और वही मेरा टोटल वर्क डन आ गया। ये बात समझ में आई? अब इसी क्वेश्चन में कुछ माइनर से चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल पहले नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। अब बेटा सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, बस आपको म्यू दे दिया गया 0.2। यहां पे ना रफ सरफेस कर दी गई, म्यू की वैल्यू दे दी गई 0.2। हाँ, तो फ्रिक्शन है। अब क्या फर्क पड़ेगा? बाकी सब कुछ सेम है। 2 kg का ब्लॉक है, वही 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा। अब मैंने आपसे कहा क्या कि 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब 20 न्यूटन बड़ा फोर्स होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अगर डिस्प्लेस कह ही दिया, इसका मतलब स्लिप कर रहा होगा। तो अब आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय एफ अप्लाइड, 4 फोर्सेस हो गए। ये बात कितनों को समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बता दो भाई। एक फ्रिक्शन, पिछले वाला बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, बस आपके पास एक फोर्स और आ गया जिसे आपने कहा फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे आपको सारे के सारे फोर्सेस दिखा देता हूं। पहला फोर्स हमने कहा वेट, तो रेड कलर से मैं आपको वेट दिखा रहा हूं। ये मेरे पास वेट है W। ओके, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं नॉर्मल के लिए। ये मैंने आपको नॉर्मल दिखा दिया। चलिए एफ अप्लाइड, ये हमें दिख रहा है ग्रीन कलर से, हमने एफ अप्लाइड ले लिया है। और एक हमारे पास फ्रिक्शन और लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन हम ऑरेंज कलर से ले लेते हैं। ओके, फ्रिक्शन हमारे पास ऑब्वियसली स्लिप फॉरवर्ड कर रहा है, रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमारे पास, ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा। ये सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब भाई स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? एफ आर की वैल्यू म्यू एन, आंख बंद करके कह सकते हैं। ओके, एन की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने 10 न्यूटन निकाली थी, तो फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा 0.2 इंटू 10। इस पर्टिकुलर केस में भाई कोई वैल्यू चेंज कर दी तो एन अलग आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा 2 न्यूटन आ गई। ये कितनों को समझ में आया?
अच्छा जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा। क्यों 0 होगा, फिर से देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा ये रहा, हाइलाइटर से आपको दिखाया हुआ है ग्रीन कलर वाला, ठीक। एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, पहले भी 0 आया था, अभी भी वही रहेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0, अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन किधर लग रहा है बेटा, अपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं आप। आई कैप माइनस आई कैप, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी। हाँ जी, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कुछ समझ में आया, दो वेक्टर के बीच जब टेल से टेल मिली हो तब जो एंगल होता है वो भी स्मॉलर वाला। तो यहां तो दोनों बराबर है, 180 ले लो। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ आर इंटू एस इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो फ्रिक्शन 2 आया, डिस्प्लेसमेंट 2 आया, और ये आपका -1, तो टोटल आपका -4 जूल आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कोई डाउट हो तो पूछें। मैंने आपसे कहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन -4 जूल। ओके, एक चीज का और, वैसे हमने क्लास 10th में भी पढ़ा होता है, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज हो तो आपका कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, और आपका वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा। 9th में सीबीएसई वालों ने और 10th में आईसीएसई वालों ने ये पढ़ा होता है। नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको बता दी। ओके, वर्क डन बाय एफ अप्लाइड क्या आएगा, अभी भी फोर्स जो है वो आपका 20 है, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 है, कॉस 30 मतलब √3/2, तो ये आपका आ गया 20√3 जूल। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल फोर्सेस से भी वर्क डन कैलकुलेट कर लिए, और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज टोटल वर्क डन, सारे फोर्सेस ने कितना वर्क डन किया, तो कितना आ जाएगा, 20√3 -4 जूल। ओके, अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास इंक्लाइन प्लेन में रफ इंक्लाइंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, एक ब्लॉक एम को रिलीज किया टॉप मोस्ट पॉइंट से, और इंक्लाइन की हाइट आपको दी हुई है h। बहुत ध्यान से, हाइट h दी हुई है, और ये ब्लॉक कुछ टाइम के बाद स्लिप करके बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, आपको बताना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अब मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कौन कौन से फोर्स है। वेरी गुड, पहला आपने कहा ग्रेविटी है, दूसरा नॉर्मल है, और थर्ड फोर्स फ्रिक्शन है। बिल्कुल सही, 3 फोर्सेस हैं, आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये अपने आप स्लिप करके नीचे आ रहा है, इसकी कंडीशन भी हमें पता है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, ये कंफर्म है, तभी वो स्लिप कर रहा है। अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा होता तो स्लिप नहीं कर रहा होता, ठीक है। आपको ये वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देख लो। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ग्रीन कलर से आपको मैंने दिखाया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। आप चाहो तो इस पे एरो भी दिखा सकते हो, ऐसे करके ये वेक्टर दिखा दिया हमने। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, तो आपने कहा सर इसे हमने एस मान लिया, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, आप ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर हैं, तो आपने कहा कि सर अगर हम साइन थीटा लें, क्या लें, साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h/s। तो यहां से हमें s की वैल्यू पता चल गई h/sin थीटा। चेक कर लो भाई,
ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया, आपने कहा ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेटा ये फोर्सेस, पहला काम तो डिस्प्लेसमेंट चेक कर लिया, उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। दूसरा हमें क्या चाहिए? फोर्सेस। तो अब जरा फोर्सेस दिखाएं। mg तो डाउनवर्ड लग रहा होगा। हाँ, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं कि किस तरह से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है। mg आपने ये देखा, चलिए एक और देख लेते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल कैसे लगेगा? इधर लग रहा होगा नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है। तो आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। चलिए फ्रिक्शन भी दिखा देते हैं आपको। ऑरेंज कलर से ये हमने आपको दिखा दिया है फ्रिक्शन। अब ये सारी चीजें हम फोर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पे इनका मैग्नीट्यूड पूछूं, वेट क्या है, नॉर्मल क्या है और फ्रिक्शन क्या है? हाँ, ये फोर्सेस, क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालने के लिए, तो आपको ये सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने आने चाहिए, और अब तक आते हैं, ये सब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो वेट आपको पता है mg है। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो mg माइनस जे कैप करके भी कर सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अभी mg लिख दिया आपने, बिल्कुल ठीक। नॉर्मल आपने कहा सर mg कॉस थीटा आएगा, और फ्रिक्शन आपने कहा म्यू mg कॉस थीटा आएगा। चेक कर लीजिए जरा बस, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबके आज गए, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, सबसे पहले चेक कीजिए एंगल। एंगल किसके बीच? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पास mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और ग्रीन कलर से आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, टेल से टेल मिली हुई है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा? वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच का एंगल, ये बेटा 90 माइनस थीटा होगा। कुछ बात समझ में आई? एंगल ढूंढना पड़ेगा बस, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा सर यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा हो गया F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन mg एंड s। ये लिख दूं? कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ चलिए, इसको तो बाद में लिख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, इनलार्ज कर दिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एम जी। अब एस गिवन नहीं था, एस तो आपका एजम्पशन था कि वो एस है। एस को आपने लिखा एच अपॉन साइन थीटा, और ये आपने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा। तो आपने कहा सर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया? एम जी एच। और अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास 9th या 10th का ध्यान हो, तो वहां पर ये चीज रटा दी जाती थी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। अगर नीचे आए तो पॉजिटिव और ऊपर गए तो नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहां पे भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh पॉजिटिव if comes down, negative if goes up। बेसिकली ये आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अगर आपका पार्टिकल या बॉडी नीचे आई, डाउन डायरेक्शन में आई, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, ऊपर गई तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। बस आपको अपवर्ड डायरेक्शन देखना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। अब आपको देखना है वर्क डन बाय नॉर्मल। क्या बात है, देखिए इन्होंने आंसर दिया, इन्होंने कहा वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाएगा। कैसे समझ में आया? नॉर्मल आपका, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल यहां पर आप चाहें
तो इसको एक पॉइंट भी बना सकते हैं, बार बार आ रहा है कि वर्क डन बाय अ परपेंडिकुलर फोर्स, वर्क डन बाय अ परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, परपेंडिकुलर फोर्स, ओके ब्रैकेट में लिख लो, टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो अब आपको यहां पे कोई और चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख देते हैं वर्क डन बाय परपेंडिकुलर फोर्स इज 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल आपका डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड है और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड है। बात समझ में आई? ओके, वर्क डन बाय नॉर्मल भी हो गया। अब बचा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन कितना था? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा एस। अब इनके बीच का एंगल, ये एंगल क्या होगा? ध्यान से, फ्रिक्शन आपने कहा बैकवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्लाइंड में फॉरवर्ड हो रहा है। ये समझ में आया बेटा? तो इनके बीच का एंगल बन गया 180 डिग्री। और जैसे ये 180 डिग्री आया, आपने डाला -1, आपने कहा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ, वो कॉस थीटा तो किसकी वजह से आया? फोर्स में आया, फ्रिक्शन में आया ना, फ्रिक्शन में आया माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल का कॉस थीटा। वो कॉस थीटा वर्क डन वाले फॉर्मूले का कॉस थीटा नहीं है, वो तो -1 आ गया। ये कॉस 180 डिग्री है बेटा। इंटू एस की जगह आपने लिखा एच बाय साइन थीटा, और ये आपका क्या गया? माइनस म्यू एम जी एच कॉट थीटा। यस, तो ये आपके इंडिविजुअल फोर्स हो गए। टोटल फोर्स पूछा तो सबको ऐड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन इन डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बेटा मैं आपको एक लिफ्ट का केस ले लेता हूं। ठीक है, एक हमारे पास लिफ्ट है और इसमें हमने लेट से एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। थोड़ी देर के बाद इस लिफ्ट को हम उठा के ऊपर कहीं पहुंचा देते हैं। कुछ टाइम के बाद ये यहां पर पहुंच गई और ये ब्लॉक भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज s। तो हमारी बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है। अब आपके पास दो फ्रेम दिए हुए हैं, एक तो आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो और एक आप लिफ्ट के अंदर है। ये आपकी t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन है, ये t ग्रेटर देन 0 पे पोजीशन। कुछ बात समझ में आई आपको? ओके, अब जरा ओके नाम दे दें इनके, इनको a कह लेते हैं, इनको b कह लेते हैं। अकॉर्डिंग टू a आप मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा? ए ने क्या कहा डिस्प्लेसमेंट के बारे में? ए ने कहा कि ये, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपकी ग्लास की लिफ्ट है और ए बाहर से देख रहे हैं और उन्होंने देखा कि आपकी जो लिफ्ट है वो भी मूव की, साथ में ब्लॉक भी आपका मूव करके ऊपर जा चुका है। ये बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एच, ओ सॉरी एस लिखा हुआ, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एस लिख लीजिए। एस डायरेक्शन है जे कैप। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू बी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, अरे बी के तो सामने था, पहले भी ब्लॉक सामने था, अभी भी ब्लॉक सामने है। तो बी ने कहा कि पहले भी मेरे लिफ्ट में अंदर ही था, अभी भी लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट का पता थोड़ी चलता है जब लिफ्ट ऊपर चलती है ना? कुछ समझ में आया? 0 हो गया, बहुत बढ़िया।
किसी तरह का डाउट तो नहीं? अच्छा, हमने आपसे कहा था फोर्स जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आपको याद हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो अब बेटा ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो लिख लीजिए, एज फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। आप कहीं से भी देखें फोर्स सेम आता है। आपको याद होगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में हमने आपको बताया था कि एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है तभी न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। तो वो फोर्स आप कहीं से भी देखें, नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसमें, और अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए आएगा नॉर्मल, ठीक है। हाँ, अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए अगर अपवर्ड है तो उसकी चिंता मत करो, वो बाद में देख लेंगे। हाँ, अभी पहले ये नोट कीजिए, एज फ्रेम इज नॉट, एज फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट, बट डिस्प्लेसमेंट depends on frame. So work done क्या होगा? ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगा, यस। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो हमेशा जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप वर्क कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये सो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। लिफ्ट वाला जो देखेगा वो कुछ अलग बात कहेगा, और ग्राउंड से जो देखेगा वो अलग बात कहेगा, क्योंकि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डिपेंडेंट। अब बेटा एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जी कैप, ये है, ठीक है। ये किसी पार्टिकल पे आपने लगाया एंड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1,2 to 3,4। ये आपकी इनिशियल पोजीशन दी गई है और ये आपकी फाइनल पोजीशन दी गई है। आपने कोई फोर्स लगाया, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप था। अब इसका मतलब समझिएगा बेटा, ये जो एक्स आई कैप है, इनिशियली कितना फोर्स लग रहा होगा? एफ इनिशियली अगर मैं कहूं, इनिशियली कहां पे था? 1 आई कैप प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 जे कैप। ये समझ में आया? ये आपका इनिशियली फोर्स लग रहा था जब वो कहां पे था? इस पोजीशन पर, ठीक है। हाँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन तो अभी बता रहा हूं। और इसी तरह से एफ फाइनल क्या हो गया बेटा? फाइनली कहां पहुंच गया? फाइनली कहां पहुंच गया? 3 पे। ओके, तो ये आपका हो गया 3 आई कैप, एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 को स्क्वायर करोगे तो ये आ गया। ये तो मैंने आपको इनिशियली और फाइनली दिखाया, बीच में कहां कहां गया होगा वो तो अलग कहानी है। ये कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फोर्स है वो कैसा हो गया? वेरिएबल फोर्स है। वो वैसे भी समझ में आ रहा था, एक्स लिखा हुआ था, एक्स का मतलब एक्स अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो फोर्स वेरी कर रहा है, तो ये फोर्स आपका वेरिएबल हो गया, ठीक। तो अब आप इसको सिंपली एफ डॉट एक्स नहीं कर सकते। वेरिएबल फोर्स के लिए हमने आपको क्या बताया था? यस, आप क्या करेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको, पूरा पूरा मेथड दिखा रहा हूं। आप कहेंगे सपोज डिस्प्लेसमेंट ds is equal to dx I cap plus dy j cap। ओके, x और y 2D हैं आपके, तो 2D फोर्स है, आपने डिस्प्लेसमेंट 2D मान लिया, तो आपने कहा थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ x डायरेक्शन में, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ y डायरेक्शन में, उन्हें हमने क्या कहा? dx I cap प्लस dy j cap। ओके, तो अब मेरा जो वर्क डन आएगा, स्मॉल वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा? F डॉट
डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, अच्छा एफ आपको क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। इसको आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के साथ। कुछ बात समझ में आई? आप चाहें तो सीधे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो आएगा कैसे। अभी आपको समझ में आएगा, इंटीग्रेशन ही करूंगा बात। ये क्या हो जाएगा, आई कैप और आई कैप मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बनेगा एक्स डी एक्स, प्लस जे कैप और जे कैप मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बनेगा वाई स्क्वायर डी वाई। ये मेरा आया डी डब्ल्यू। कुछ बात समझ में आई? और अब मैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट करूंगा और यहां पर मैं लिमिट वैल्यू दूंगा, W तो टोटल आई जाएगी। ठीक है, x की लिमिट क्या है, x कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया, क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा 1 से शुरू हुआ और कितना दिया मैंने आपको 3, ओके 3 तक गया। 1 से शुरू हुआ और 3 तक गया। आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, अगर आपको -3 दिया हुआ तो आप -3 रख लीजिए। ठीक है, यहां पे 1 से 3 दिया हुआ ना, 3 4, हाँ। अच्छा जी, इसी तरह से y के साथ क्या हुआ, y आपका मूव किया है 2 से लेके 4 तक। कोई डाउट है तो बोलें। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन x dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट आपकी आएगी 1 से 3, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा वाई क्यूब बाय 3, लिमिट आपकी आएगी 2 से 4। कुछ बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो हाफ बाहर ले सकते हो, या आप इसको चाहो तो 9/2 माइनस 1/2 ऐसे लिख दो लिमिट डाल के, प्लस ये क्या आएगा आपका 4 क्यूब है तो 64/3 माइनस 8/3, चेक कर लो भाई। ओके, तो ये आपका 9/2 माइनस हाफ, 8/2 यानी 4 तो ये आ गया, प्लस 64 माइनस 8 56/3, ओके, और टोटल आप करेंगे तो 12, ये 68/3 जूल आपका आंसर आना चाहिए। तो 68/3 जूल। तो कभी भी आपको कोई वेरिएबल फोर्स दिया हो, यहां पे आपको एक्स आई कैप और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आपको चेक करना है फोर्स। अगर फोर्स पोजीशन चेंज होने के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल फोर्स। अगर कांस्टेंट रहता, चेंज नहीं होता, तो वो कांस्टेंट फोर्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा ये चेक कर लेना है एक्स वाई इन टर्म्स में अगर फोर्स दिया हुआ तो वेरिएबल है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, इस पे कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है शुरू शुरू में। ठीक, मान लीजिए आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक आपने यहाँ कहीं पे इसको पुश करके पहुंचा दिया, यानी आप भी यहाँ पे कहीं पहुंच गए। रेड कलर से जो पोजीशन दिखाई गई है वो आपकी थोड़ी देर बाद की पोजीशन है, तो आप इसे पुश करते हुए ले गए और आप इसे ने इसकी पोजीशन को कुछ चेंज कर दिया। फाइन। अब कई बार एक टर्म पूछा जाता है जिसे कहा जाता है आपको वर्क डन बाय ब्लॉक, वर्क डन बाय ब्लॉक, और दूसरा आपसे कहा जाता है वर्क डन ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक। ये जरा सी समझना बेटा। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक कौन कर रहा है, वर्क पर्सन कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक आप कहेंगे तो फोर्स इधर लग रहा है, ये समझ में आया, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द मैन। हाँ, यहां पर अंडरस्टूड है कि वर्क डन ऑन द ब्लॉक की जब बात हो रही है तो इसका मतलब बाय द मैन, और वो फोर्स किधर लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिधर वो फोर्स लगा रहा है अगर ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर ये फोर्स कैसा वर्क डन करेगा, पॉजिटिव।
अगर सेम डायरेक्शन है या एक्यूट एंगल है, ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ये समझ में आया? तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक क्या होगा? पॉजिटिव। या इसी को मैं दूसरे टर्म में कैसे कह सकता हूं? वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन बाय द मैन, मैन ने फोर्स किधर लगाया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ब्लॉक भी किधर मूव किया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय मैन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब रिवर्स सोचना, वर्क डन बाय द ब्लॉक, ब्लॉक ने किधर फोर्स लगाया? कोई सोच रहा होगा सर ब्लॉक क्यों फोर्स लगाएगा, फोर्स तो हम लगाएंगे। नहीं भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ना, एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़े ना हमने। तो अब आप ये मत कहना कि सर ब्लॉक नहीं लगाएगा, आप तो फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाया तो ब्लॉक उसके जैसे ही आप टच करोगे उसी समय लगने लगेगा। यस, तो रिवर्स डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। ओके, तो वर्क डन बाय ब्लॉक कैसा हुआ? वर्क डन ने फोर्स लगाया था पीछे, किस पे लगाया? ऑन द मैन, ये ध्यान रखना। वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द मैन, फोर्स किधर लग रहा था? ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये लग रहा था बेटा। ओहो, आया नहीं आया? आ गया आ गया आ गया। ठीक है, देखा ग्रीन कलर से। और मैन कहां चला गया? आगे, मैन आगे चला गया बेटा। ठीक है, तो ये वर्क डन कैसा हो गया? ये वर्क डन हो गया नेगेटिव, वर्क डन बाय द ब्लॉक नेगेटिव हो गया। या इसी को अगर मैं कहूं वर्क डन ऑन द मैन, ये कैसा हो गया? वर्क डन ऑन द मैन, फोर्स लगा था माइनस आई कैप में, मैन डिस्प्लेस हो गया प्लस आई में, तो ये वर्क डन भी नेगेटिव हो गया। कितनों को ये बात समझ में आई? अब बेटा एक फॉर्मूला है, आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी को जनरली के से डिनोट करते हैं या के ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी हम के ई ले रहे हैं, बट कहीं पे के लिखा हो तो समझ जाइएगा। सो काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे एम आपका मास है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा। वी जो है वो आपकी, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं या स्पीड भी कह सकते हैं। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी इंस्टेंटेनियस होगी, चेंज होती रहती है ना। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और एनर्जी जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका रिलेशन होता है मोमेंटम के साथ। कौन से मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम के साथ। P इज इक्वल टू एम वी, ये हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। ठीक, ओके, अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो मेरा वेक्टर गायब हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर सेम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। P डॉट P, तो P P cos 0 आ जाएगा। ठीक है, P स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं बेटा पी स्क्वायर बाय 2m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, 12th तक यूज में आता रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए याद रखिएगा पी स्क्वायर बाय 2m। या यहीं से आप इसी फॉर्मूले को कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नहीं तो वो लंबा चौड़ा हो जाता ना, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में लग दिया। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं।